तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है के शर्मा और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। आप जानते हो, अभी अभी नए लड़के ज्वाइनिंग होके आए हैं, नए लड़के लड़कियाँ दोनों की बात करता हूँ मैं। तो बहुत से लड़के इनमें एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लड़के बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लड़के बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। तो वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या सर, हम मध्य प्रदेश में रहकर, मध्य प्रदेश पुलिस में रहते हुए हम कोई बड़ी तैयारी कर सकते हैं। तो इसका एक जीता जाता उदाहरण आपके सामने बैठे हैं। ये हमारे दोस्त हैं रजनीकांत सिंह जी परमार, जो कि पिछले 6 साल से मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं और इन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो एग्ज़ाम हुआ था और जिसकी फाइनल मेरिट आ चुकी है, और इन्होंने फाइनल मेरिट में अपना एज ए सिविल पुलिस नंबर सिलेक्शन पक्का किया है। तो ये आपके लिए एक मिसाल है। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनके जो इनके साथ बातें बीती हैं उनके बारे में विस्तार से हम बातें करते हैं। तो रजनीकांत सिंह जी परमार, आप बेसिकली धौलपुर के रहने वाले हैं, धौलपुर राजस्थान से। तो आपने राजस्थान पुलिस को ना चुनते हुए और आपने मध्य प्रदेश पुलिस को चुना, इसके पीछे के क्या कारण है? जब 2016 के टाइम पे राजस्थान में नई नई गवर्नमेंट बनी थी, तो उस समय राजस्थान में वैकेंसी नहीं निकल रही थी। अच्छा। तो उस समय मैं ग्रेजुएट हुआ, तो मैंने बस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करी थी। इतने में यहाँ पे वैकेंसी आ गई थी, तो यहाँ मैंने एग्जाम दिया, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर यहाँ हो गया, तो आपने उसके बाद क्या राजस्थान पुलिस के लिए कभी ट्राई किया कि मैं अपने स्टेट में जाना चाहता हूँ? कभी ऐसी मन में आपकी इच्छा जगी? नहीं, मौके कई बार आए, लेकिन मैंने फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन एग्जाम देने नहीं गया। तो मैंने सोच लिया तो मुझे जाना है तो सब इंस्पेक्टर बन के जाना है। अच्छा, तो मतलब आपका शुरुआत से ही एक मोटो था कि मुझे कहीं ना कहीं इस पोस्ट से बड़ी पोस्ट लेनी है। जी। ठीक है। तो जैसा कि आपने हमें बताया है और हम आपको जानते हैं पहले से ही, आप 6 साल से यहाँ भर्ती हैं। तो 6 साल से लेके मतलब आपने जब से ज्वाइनिंग की है 2017 से, आपकी 2017 की ज्वाइनिंग है और 2017 से और अभी 2023 लग चुकी है। तो इन 6 साल में आपके साथ में आपने कितने एग्ज़ाम फाइट किए और आपने किस किस एग्ज़ाम में आपने कहाँ तक गए, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, जिससे कि ये लोग मोटिवेट हो सकें। वर्ष 2016 में कांस्टेबल के साथ में मैंने फॉर्म डाला था MPSI का। अच्छा। एग्जाम दिया था, मेरे एग्जाम में स्कोर 159 था और फाइनल मेरिट तक गया। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में मुझे कम अंक मिले थे, 5 अंक मिले थे। तो 164 अंक हो गए, दोनों का योग करके नॉर्मलाइजेशन में 0.66 कम हो गए। उसके बावजूद में 0.12 से फाइनल मेरिट में रह गया था। आप मध्य प्रदेश पुलिस की फाइनल मेरिट से आउट थे? सब इंस्पेक्टर भर्ती। फिर 2017 में मैं ट्रेनिंग चला गया था और 2017 में उसी समय MPSI की द्वारा भर्ती निकल आई थी। तो मैं ट्रेनिंग से एब्सेंट भी हो गया था, 40-45 दिन कर भी एब्सेंट रहा था। खूब मेहनत भी करी थी, नहीं कर सकता था। हाँ। उस बार मेरा स्कोर था 158। उस बार मुझे फिजिकल के लिए भी कॉल नहीं हुआ था। अच्छा, तो रजनीकांत सिंह जी परमार, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसा कि अभी अभी नए लड़के आए तो उनके जहन में एक सवाल अवश्य बना रहता है कि सर, अगर हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं तो क्या अगर हम ट्रेनिंग डिले कर दें तो उससे कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी? हालांकि मैं इन लोगों को कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि आप एक सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपके मुंह से इन लोगों तक ये बातें पहुंचाना चाह रहा हूं कि अगर आप एक बार ट्रेनिंग नहीं गए थे, आपने दोबारा ट्रेनिंग गई और वहाँ एब्सेंट भी हुए, तो इन सब चीज़ों से आपके यहाँ कोई प्रभाव पड़ा या आपकी पढ़ाई लिखाई पे कोई प्रभाव पड़ा? तो वो चीज़ मैं ज़रा जानना चाहता हूँ। प्रभाव कुछ नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कर लेते हो तो जीवन में थोड़ा स्थायित्व आ जाता है सर्विस में। अच्छा, स्थिरता आ जाती है। स्थिरता आ जाती है। आप किसी थाने पे भी स्थिर हो सकते हो जाके। अच्छा। आप कोई CCTNS वगैरह है या दूसरा काम सीख जाते हो तो समय मिलने लगता है पढ़ाई के लिए। लेकिन अगर आप नवारच्चे के तौर पर पुलिस लाइन में रहते तो बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ, वो ऐसा सब जान। चलो रजनीकांत जी, आप एक बात और बताइए। जैसा कि आपने 1 साल तक ट्रेनिंग नहीं की, आपके सारे दोस्त ट्रेनिंग चले गए, आप सब इंस्पेक्टर के चक्कर में आपने ट्रेनिंग नहीं की, तो उसका आपको ट्रेनिंग से वापस कर दिया गया था। अच्छा, आप वापस किए? मैंने 1 सेमेस्टर ट्रेनिंग की थी। अच्छा। तो दोबारा फिर मुझे 6 बटालियन जबलपुर भेजा गया था, SAF में। तो आपको 1 सेमेस्टर होने के बाद अगर आपको वापस किया गया, तो आप जब दोबारा ट्रेनिंग गए तो आपको दूसरे सेमेस्टर में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिला के शुरू से आपने ट्रेनिंग करी? शुरू से बेसिक से। अच्छा, शुरू से। तो दोस्तों, ये भी आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, अभी आपके जहन में नहीं आएगा, लेकिन आप जब ट्रेनिंग जाओगे
और वहाँ आपको दो तीन ज्ञानी चंद मिलेंगे, तो वो आपको ये बातें बताएंगे कि आपने अगर एक सेमेस्टर कर लिया तो आपको दोबारा अगर आओगे तो आपको सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। तो ऐसा कतई नहीं होता है। जैसा कि आपके सामने उदाहरण बैठे हैं, इन्होंने एक सेमेस्टर पहले किया था लेकिन बाद में इनको वापस किया गया, तो दोबारा ये ट्रेनिंग गए तो इनको शुरू से ही ट्रेनिंग कराई थी। तो ये बात बाद की है, इस बात को यहीं छोड़ते हैं। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं। रजनीकांत, एक बात और बताइए, आपने सब इंस्पेक्टर पुलिस का एग्ज़ाम दिया, यूपी पुलिस का, तो जाहिर सी बात है अदर स्टेट में आप जा रहे हैं, कंपटीशन टफ रहता है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ का सिलेबस भी थोड़ा डिफरेंट है मध्य प्रदेश पुलिस से। तो आपने किस तरीके से उसको, जैसा कि आपने हमें बताया आपका मेन फोकस सब इंस्पेक्टर पे था, वो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, और आपने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा भी पास करी हुई है और आपका अभी इंटरव्यू है जी आगामी 23 जनवरी से। तो आपने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ साथ उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी आपने जारी रखी, जो कि उसमें मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का पोर्शन बराबर रहता है कल हिंदी और जीएस के, और उधर राजस्थान का अगर सिलेबस देखा जाए तो उसमें जीएस का और हिंदी का थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहता है। हिंदी का करीब 50% वेटेज रहता है। हाँ, तो मैं वही, मेरा क्वेश्चन वही है आपसे, आपने इन दोनों चीज़ों को आपने बैलेंस किस तरीके से किया? दोनों एग्जाम में, हाँ, पहले एग्जाम था राजस्थान एसआई का। अच्छा। राजस्थान एसआई के फॉर्म फिल हुए थे 2021 में फरवरी में। उसका एग्जाम प्रस्तावित था यही जुलाई के लगभग, लेकिन सितंबर में हुआ था। करीब 13, 14, 15 तीन डेट में उसका एग्जाम हुआ था। उसका सिलेबस देख के पता चलता है कि आप उसमें दो पेपर होते हैं। एक पेपर हिंदी का रहता है जिसमें सामान्य हिंदी व्याकरण रहता है, जिसमें काव्य जैसा खंड नहीं आता है। सेकंड में जीएस रहती है, करीब 10-11 क्वेश्चन सामान्य एप्टीट्यूड के रहते हैं, मैथ और रीजनिंग जैसे। अच्छा, हाँ। बाकी सब जीएस रहती है, जिसमें राजस्थान जी के का अच्छा खासा वेटेज था। राजस्थान जी के मैंने पढ़ी नहीं तो मेरी वीक थी। अच्छा, तो वहाँ देख के मैंने समझ लिया था कि मेरा अगर सिलेक्शन होगा तो हिंदी में मैं कमांड कर सकता हूँ। अच्छा, हिंदी ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको नंबर दिलाएगी। तो हिंदी में मैंने अच्छी कमांड की। हिंदी के लिए बुक्स भी मैंने बताई थी आपको। तो हिंदी वाले 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन में से मैंने 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिनमें से 95 मेरे सही निकले। तो नेगेटिव का अगर आप डिडक्ट करते हो तो 94 क्वेश्चन हिंदी से निकल आए। तो बेसिकली आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है, व्याकरण और जो भी है हिंदी साहित्य, आपका ये स्ट्रॉन्ग मान सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया तो आप वहाँ 4 सब्जेक्ट थे, तो 4 सब्जेक्ट में आपके कितने कितने मार्क्स किस प्रकार से, क्या है एक बार जरा बताएंगे आप? उत्तर प्रदेश में समय नहीं मिला था मुझे, क्योंकि उसमें काव्य खंड था, तो काव्य खंड पढ़ने का समय नहीं मिला मुझे। अच्छा। लेकिन सामान्य हिंदी व्याकरण मेरा ठीक था। तो उत्तर प्रदेश में 40 क्वेश्चन थे, 40 में से 30 क्वेश्चन मेरे सही थे हिंदी में। हिंदी के? हाँ। अच्छा। जीएस मेरी ठीक थी, क्योंकि लंबे समय से पढ़ता रहा था मैं। मैगजीन पढ़ने का शौक था मुझे, और ईयर बुक जो आती है सालाना वो भी पढ़ता रहता था। अच्छा। तो जीएस मेरे 34 क्वेश्चन सही निकल गए। 34 आउट ऑफ 40? और बहुत काफ़ी अच्छा स्कोर है रजनीकांत। 34 मार्क्स लाना जीएस में, मतलब आपकी जीएस में बहुत अच्छी कमांड है। तो हो सकता है जीएस की वजह से सिलेक्शन हुआ हो। नहीं, उसमें आपके 34 क्वेश्चन जीएस में सही हो गए, 30 क्वेश्चन हिंदी में सही हो गए। आपने रीजनिंग मैथ में भी क्वेश्चन ठीक किए होंगे, इसीलिए आपका सिलेक्शन हुआ है। मैथ में 40 में से करीब 34 क्वेश्चन सही थे। 34 क्वेश्चन रजनीकांत जी बहुत अच्छे होते हैं। 34 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 अगर आप ठीक कर रहे हैं। मैथ रीजनिंग मैथ करीब बहुत दिन से किया भी नहीं था, तो टाइम चेकिंग हो गया था एग्जाम में। तो रीजनिंग के लिए समय बहुत कम बचा, करीब 25 मिनट बचे थे। 25 मिनट में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, करीब 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने। अच्छा रजनीकांत सिंह जी, आप एक बात बताइए, आपको क्या नॉर्मलाइजेशन का कोई फायदा मिला उत्तर प्रदेश में? नॉर्मलाइजेशन में मेरे 8 अंक बढ़ गए। 8 अंक? मेरा जो रो स्कोर था 320 था, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 327.98 हो गया। अगर बढ़ता भी नहीं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता। बस ये था कि किस्मत इतनी अच्छी रही कि आपके मार्क्स कम नहीं हुए। कम नहीं। चलो ये अच्छी बात है, किस्मत भी हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो अपने इरादों को मजबूत रखते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये आपके सामने बैठे हैं, इनका नाम मैंने बता ही दिया है, इनका पता भी मैंने आपको बता ही दिया है, धौलपुर के निवासी हैं। आप चाहो तो इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, चाहो तो मैं नंबर भी दे सकता हूं, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 6 साल तक नौकरी करने के बाद, जहां पे इन्होंने 1 साल ट्रेनिंग सेंटर में भी बिताई, उसके पहले इन्होंने 6 महीने ट्रेनिंग सेंटर में बिताए, उसके बाद यहाँ आए, इन्होंने थाने पे भी नौकरी की,
इन्होंने रोजनामचे पे नौकरी की। अब फिलहाल में ये कोत पर कार्यरत हैं, कोत का काम संभालते हैं। कोत जो कि हथियारों का एक अड्डा कह सकते हो आप, शस्त्रागार बोलते हैं जिसको हमारी भाषा में। तो अभी ये यहाँ भी बहुत अच्छी नौकरी करते हैं और इनका स्वभाव आप देखेंगे तो मैं, क्योंकि इनको काफ़ी समय से जानता हूँ, पिछले 3-4 साल से जानता हूँ, इसलिए स्वभाव के बारे में मैं जानता हूँ इनका कैसा स्वभाव है। और इनका पढ़ने का जो डेडिकेशन है, इसको मैं सही में बता रहा हूँ कि ऐसा डेडिकेशन मैंने पहले किसी का नहीं देखा है। जो बंदा उसको पता है कि इस चीज़ से मुझे हो सकता है फ्यूचर में कोई मतलब हो, उससे कोई फ़ायदा मिले ना मिले, अगर इनको कुछ पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर इनके पास कोई किताब है, अगर खाली रखी है, किसी से लेके आए हैं, तो मतलब वो पढ़नी है, उनको वो ख़त्म करनी है। अगर खाली समय में बैठे हैं तो फ़ोन पे वीडियो देखेंगे, और वीडियो मोटिवेशनल देखेंगे, कभी पढ़ाई से रिलेटेड देखेंगे। मतलब ऐसा बंदा 1-2 ही मिले हैं मुझे जो कि अपना टाइम बहुत कम वेस्ट करते हैं, उनमें से एक ये हैं। और इन्होंने अचीव भी किया है, नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी अचीव करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ये MPPSC में DSP के पद पे भी जा सकते हैं। बहुत कैलिबर है इनका, बहुत पोटेंशियल है इनके पास। नहीं, ऐसा होता है, आप बुक्स पढ़ने का शौक रखते हो, कहानी है, उपन्यास है और दूसरी बुक्स भी हैं। वही मैं बात बता रहा था रजनीकांत जी। होता क्या है, आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आप खुद का एक बेस्ट वर्जन बना सकते हो, सुधार कर करके। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, अब उनका नाम मुझे याद नहीं है क्या था, क्योंकि गूगल पे आया था और मैंने सिंपल पढ़ लिया था। वो इंग्लिश में आर्टिकल था, लेकिन उसकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अगर किताबों के पढ़ने के शौकीन हैं तो आप जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएंगे। चाहे वो किताब कैसी भी हो, चाहे साहित्यिक हो, चाहे फिक्शन, कैसी भी किताब हो, कोई सी भी किताब हो, अगर आपको किताब पढ़ने का शौक़ है तो आप जीवन में कभी ना कभी सफल होंगे। जीवन में सफलता हर कोई चाहता है और लगभग मेहनत भी सब करते हैं, जितनी कर सकता है व्यक्ति। हाँ। मेहनत भी करता है, लेकिन सही तरीके से, सही समझ से के साथ में अगर मेहनत की है तो उसका परिणाम मिलता है। जैसे मैंने एक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ी थी, आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो उस किताब का कंक्लूजन इतना सा है कि आप अगर किसी पद को या किसी वस्तु को चाहते तो आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। इतना सोचो कि वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पर वो बात पहुंच जाए, क्योंकि सबकॉन्शियस का हमारे ऊपर कंट्रोल है। तो सबकॉन्शियस हमसे उतनी मेहनत करा ही लेगा कि वो चीज़ हमारा अचीव हो जाए। जैसे एक बुक और है, द सीक्रेट, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, आप अपने जीवन में अप्लाई करके छोटी छोटी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सोच बड़ी रखते तो बड़ी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो दुर्भाग्य से हम बड़ा सोच नहीं पाए, सब इंस्पेक्टर से आगे कभी सोचा ही नहीं, जो सोचा था वो मिल गया। नहीं तो आशा करता हूँ आप अब सोचेंगे सब इंस्पेक्टर से बड़ा, क्योंकि देखो जीवन में क्या है, एक भगवान ने एक जीवन दिया है, इसमें अगर हमारे पास, मैं तो एक बात जानता हूँ कि लास्ट खून के कतरे तक हमको मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। बस मेरा एक सीधा सिद्धांत है कि अगर हम अभी जिस भी पोस्ट पे हैं, आगे भी जिस पोस्ट पे जाएंगे, उसके बाद भी हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यही मैं आशा करता हूँ और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आगे आने वाले समय में हमारे मित्र एक DSP के पद पर जाएं और भी बड़े पद पर जाएं, ये ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आप लोगों से मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने प्रयास को छोड़ना मत और प्रयास करते रहना। सफलता आपको निश्चित ही एक ना एक दिन मिलेगी, ऐसा मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। मैं भी निरंतर प्रयास करता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, बस ये एक मोटिवेशनल वीडियो थी जो मैंने आपके लिए बनाई। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियो को और लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, जय हिंद।